So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम लोगों ने पूरा बेसिक पार्ट कंप्लीट कर रखा है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे। नॉर्मल इनहेलेशन कैसे होता है और नॉर्मल एक्सहेलेशन कैसे होता है। हमारा दो टॉपिक आज का मेन होगा। बाकी मैं कल के लेक्चर में फोर्सफुल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दी हुई है उसके बारे में। क्लियर? चलिए हेडिंग लगाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आपको इतना पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोरैसिक चैम्बर के बारे में डिस्क्राइब करा था। वहां पे एक पॉइंट और मेंशन करनी है कि थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज आता है तो वो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो आपने उस पॉइंट में जाके इस पॉइंट को लिखना है, इन चेंज इन थोरैसिक चैम्बर। ये थोरैसिक चैम्बर उसी चीज की बात हो रही है जहां पे मैंने बताया था कि लंग्स किधर प्लेस्ड है, डॉर्सली, वेंट्रली या फिर बिलो। वो वाले पॉइंट्स पे आपको थोरैसिक चैम्बर के पॉइंट्स में आपको लिखना है, एनी चेंज इन द थोरैसिक चैम्बर volume will leads to change in pulmonary volume। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ, थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज आता है तो आपको ये पता हुआ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बॉयल्स लॉ, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है। तो वहां पे वही चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है कि अगर थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज आता है तो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब वापस आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आज के टॉपिक से रिलेटेड था, इसलिए मैंने पहले इसको कवर कर दिया है ना, आपको नोट डाउन कर लेना है। अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो चलिए, आपको इतना पता है कि एयर कहां से कहां मूव करता है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, है ना। यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर को मैंने पीपी लिख दिया है ना, से कहां मूव करता है, लो पार्शियल प्रेशर। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने बॉयल्स लॉ का नाम सुना होगा। क्या है वो लॉ? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि अगर जहां कहीं भी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करती है। क्लियर? इसका सिंबल क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एक चीज अगर बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। तो आपको इसको नोट डाउन करना है। अभी तक मैंने सिर्फ दो पॉइंट बताई है कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में गैसेस का मूवमेंट होगा, क्योंकि प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। दो पॉइंट्स है ना। अब हम लोग आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज नॉर्मल इनहेलेशन कैसे होता है। मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो कैसे प्रोसेस चलता है। बाहर में ज्यादा एयर है, हमारे अंदर कम है, तो वही मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होता है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, उसके बारे में बताएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को नोट डाउन करना है, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं नॉर्मल इनहेलेशन। क्लियर? आई होप सो आपने इन दोनों पॉइंट को मेंशन कर लिया है। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। सो आपने हेडिंग लगाना है नॉर्मल इनहेलेशन। अभी हम लोग फोर्सफुल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले नॉर्मल की बात कर रहे हैं, फिर बाद में फोर्सफुल की बात करेंगे। फोर्सफुल वैसे एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, बट अगेन जितना पॉइंट है मैं बता दूंगी। नॉर्मल इनहेलेशन यानी कि हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, वो कैसे होता है प्रोसेस। तो बाहर का आपको इतना पता होगा, पार्शियल प्रेशर हाई होगा, हमारे अंदर कम होगा, तभी तो अंदर जा रहा है ना। तो क्या लिखना है पहले, प्रेशर आउटसाइड क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर इनसाइड क्या होगा, कम होगा। क्लियर?
इतना बेसिक अभी मैंने बताया है, तभी अंदर हमारे एयर जा रहा है। अब मान लो प्रेशर कम है, हमारे बॉडी में प्रेशर कम है, तो आपको पता होगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो प्रेशर जब कम है तो वॉल्यूम क्या करेगा, अपने आप इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो प्रेशर कम है यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब नॉर्मल इनहेलेशन प्रोसेस में दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। मैंने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द रिब्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डायफ्राम जो कि मेजर मसल्स होता है और दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स। इनहेलेशन के प्रोसेस में आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही हमेशा दिखाई देंगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, हमेशा इनहेलेशन हो चाहे एक्सहेलेशन हो, दोनों में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या प्रोसेस चलता है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज किया, दो मसल्स, एक आता है डायफ्राम और एक आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जहां कहीं भी इंटरनल कोस्टल मसल्स आया वो कहां पे पाया जाता है, बिटवीन द रिब्स, है ना। उस दिन भी मैंने आपको बताया था। क्लियर। तो देखो क्या होगा, जब भी एयर इनसाइड गया वॉल्यूम इंक्रीज है। अब वॉल्यूम अगर थोरैसिक चैम्बर में इंक्रीज है यानी कि ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज है ना। तो क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगा, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। क्या करेगा, पहला पॉइंट, इट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। डायफ्राम भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। सो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो या फिर डायफ्राम हो, दोनों क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज है, प्रेशर डिक्रीज है। क्लियर। अब इसके बाद रिब्स एंड स्टर्नम का काम आता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले में बताया था कि जहाँ पे हमारा जो थोरैसिक चैम्बर है वहाँ पे डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रली क्या प्रेजेंट होता है, लेटरली क्या प्रेजेंट होता है, बिलो क्या प्रेजेंट होता है। इसीलिए मैंने बेसिक में बता रखा है ताकि अभी आपको क्या हो, एकदम क्लियर कट समझ में आ जाए। अब देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया, है ना, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो क्या होगा, रिब्स जो होगा, रिब्स कहाँ पाया जाता है, लेटरली, है ना। एंड स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ पाया जाता है, वेंट्रली। तो रिब्स और स्टर्नम क्या होगा, आप फील करके देख सकते हो। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा रिब्स आउटवर्ड आता है ना। तो हमने क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। आप चाहो तो इसको फील करके देख सकते हो कि कैसे ये प्रोसेस चल रही है ना। तो आपको दो पॉइंट्स अभी याद रखना है, इसके बाद मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे जाती हूँ। क्लियर। पहला क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और रिब्स और स्टर्नम क्या हो जाएगा, अपवर्ड और आउटवर्ड में मूव कर जाएंगे। तो आप दो पॉइंट्स को लिखिए, फिर मैं ये वाला पार्ट मिटा देती हूँ, इधर मैं बाकी के पॉइंट्स कवर अप कर दूंगी। क्लियर। सो आई होप सो आपने ये वाला पॉइंट जो है वो मेंशन कर लिया होगा। मैं इसको मिटाती हूँ, फिर मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगी, डायफ्राम, तो मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी, है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। मैं अगेन आपको एक रिकैप दे दूंगी छोटा सा। थर्ड पॉइंट क्या है, वॉल्यूम क्या करेगा, थोरैसिक चैम्बर ऑफ लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको पता है प्रेशर डिक्रीज है ना। प्रेशर आउट क्या था, इंक्रीज था, प्रेशर इन क्या था, डिक्रीज था, तभी तो ये सारी प्रोसेस चल रही है ना। तो क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber of lungs increases। अब क्यों इंक्रीज कर रहा है ये आपको आंसर करना है,
क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि प्रेशर कम है इसलिए इंक्रीज कर रहा है ना। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर ऑफ लंग्स इंक्रीजेस इन डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन। डॉर्सोवेंट्रल क्या होता है उस दिन ही मैंने आपको बताया था, ये साइड हमारा क्या हुआ वेंट्रल, एंड बैक साइड जहां वर्टिब्रल कॉलम है वो साइड क्या हुआ डॉर्सल, एंड दिस पोर्शन इज क्या लेटरल। क्लियर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर क्या हुआ, लंग्स का इंक्रीज हुआ इन डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन। क्लियर हो गया। इसके कारण क्या हुआ, प्रेशर जो हुआ वो डिक्रीज कर गया। अब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर, जाहिर सी बात है प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा प्रेशर है, एयर अंदर आएगा। बट ये सिर्फ एक मसल्स की कहानी थी, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब हम लोग बात करते हैं डायफ्राम क्या करता है। तो मैंने एक पॉइंट तो ऑलरेडी आपको मेंशन करा रखा है कि डायफ्राम भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आपने क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, फिर हम लोग सेकंड मसल्स पे आते हैं, दैट इज डायफ्राम, है ना। सो आई होप सो आप अगर नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लो, मैं इसको मिटाती हूँ और अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, डायफ्राम। आपको उसी पॉइंट से कंटिन्यू करनी है ना, कोई नया टॉपिक नहीं है, सेम वही चीज है। प्रेशर आउट ज्यादा था, प्रेशर इन कम था, वही चीज पे हम बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज बाय बॉयल्स लॉ। चलिए अब हम लोग आते हैं अपना सेकंड मसल्स, दैट इज डायफ्राम। अब डायफ्राम में क्या होता है, तो पहले तो ये जब भी एयर इन गया तो डायफ्राम भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। एयर इन पूरे के सब प्रोसेस होने के बाद एयर इन जाता है ना, तो डायफ्राम भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस चलेगी, लेकिन यहाँ एंटीरियर पोस्टीरियर की बात आई है। डॉर्सोवेंट्रल समझ में आ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकंड पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी सेम चीजें होगी। वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। इसके कारण क्या होगा, डायफ्राम से चेंजेस फ्रॉम डोम टू फ्लैट। इसका मतलब क्या है, पहले डायफ्राम ऐसा था, नाउ इट बिकम फ्लैट। अब मैं क्या प्रोसेस बताई दोनों में, मैं अगेन आपको एक अच्छे से डिस्क्रिप्शन में आंसर दे देती हूँ, है ना। इसके बाद क्या हुआ, प्रेशर हो जाएगा कम और एयर मूव्स इन। अब देखो मैं एक बार आपको समराइज कर देती हूँ पूरा चीजें। मैंने क्या बताया, आपको क्या करना है, नोटबुक को क्लोज करना है और मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनना है। मैंने ये बताया बाहर पे प्रेशर क्या है, बाहर पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है, हमारे अंदर क्या है, प्रेशर कम है। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो अंदर कैसे जा रहा है एयर, ये मैकेनिज्म को समझना है। क्लियर, नॉर्मल इनहेलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्मली कैसे इनहेल कर पा रहे हैं। इसके लिए दो मसल्स इन्वॉल्व है। क्लियर, पहला आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरा आता है डायफ्राम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद क्या होता है, उसके कारण रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं वो अपवर्ड हो जाते हैं और आउटवर्ड हो जाते हैं। आप फील करके देख सकते हो। क्लियर, इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कम है अंदर, तो प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ज्यादा है, इसके कारण से वॉल्यूम प्रेशर जो है क्योंकि वो कम है तो वॉल्यूम इंक्रीजेस इन डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन। क्लियर, प्रेशर कम हुआ एंड देन एयर मूव्स इन। दूसरा क्या था, डायफ्राम। दूसरा मसल्स क्या था, डायफ्राम।
ये भी क्या करता है, ये भी पार्शियल प्रेशर अगर कम है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सेम एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है, पहले ये डोम शेप का रहता है, अब ये फ्लैट हो जाता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर कम है, प्रेशर कम की बात चल रही है आपको पता है, तो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे डॉर्सो वेंट्रल साइड में नहीं करता, यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में इंक्रीज करता है। और प्रेशर कम हुआ इसीलिए एयर जो है वो अंदर आ गई, दोनों चीजें में सेम हो गई। क्लियर। दोनों जगह पे क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, दैट्स व्हाई एयर मूव्स इन, तो हम लोग क्या किए, इनहेल किए। तो ये प्रोसेस मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो उस टॉपिक की, है ना, नॉर्मल इनहेलेशन। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है नॉर्मल एक्सहेलेशन। वो कैसे प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में एकदम अच्छे से बताऊंगी। आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है आपका, फिर मैं सेकंड टॉपिक पे आती हूँ।